हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने इस चैप्टर क्लास 10 के चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग 5 टॉपिक पर बात किए थे। अगर उसमें से किसी में भी अगर आपको डाउट हुआ हो या कोई नहीं समझ में आया हो तो कुछ लोगों ने पूछा भी है, और मैं चाहूँगा कि बाकी जितने भी लोग हैं अगर उनको कोई डाउट होता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग जानने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या तरीका होता है, उसे बैलेंस कैसे करते हैं, और उस किसी भी केमिकल इक्वेशन से हम कैसे किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर ये क्लास आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और यदि आपको इससे कोई दिक्कत है, अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता है, तो भी आप जरूर कमेंट करें कि क्या दिक्कत है, ताकि हम अपना सर्विस जो है इम्प्रूव कर सकें आपके लिए। तो चलिए आज का क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे आप कहते हैं कि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अमोनिया। अब इसमें हाइड्रोजन, हमें पता चलता है कि पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस क्या क्या है। पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यानी हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के सिंबल्स को यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। लेकिन हाइड्रोजन ये एलिमेंट का सिंबल है, ना कि उस सब्सटेंस हाइड्रोजन गैस का। इसका केवल एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम H लिखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस के लिए फॉर्मूला है क्या, H2, और नाइट्रोजन गैस के लिए होता है N2। तो चूंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, इसलिए हम लिखते हैं H2 प्लस N2। और हमने बताया क्या कि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म और टू गिव वाटर, और सॉरी टू गिव अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। और इन दोनों, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, यानी रिएक्ट क्या, इन दोनों, ये दोनों क्या है, पार्टिसिपेंट हैं। और ये दोनों पार्टिसिपेंट से आपको मिला क्या, इन दोनों के पार्टिसिपेट करने के बाद, रिएक्ट करने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, रिजल्ट जो मिला है वो है अमोनिया। तो उसको आप एक फॉरवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं। मीन्स इस एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है उसको आप रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट हैंड साइड में जो होता है उसको आप क्या जानते हैं, क्योंकि इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद ये आपको क्या मिला, एक रिजल्ट मिला। रिजल्ट्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। इसलिए आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको दो पार्ट मिलता है, एक तरफ रिएक्टेंट और दूसरी तरफ प्रोडक्ट। चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सभी को उसको हम अगर सिंबल्स के रूप में यूज करके उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो उसको आप क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। सो यू कैन डिफाइन अ केमिकल इक्वेशन एज symbolic representation of a chemical equation, of a chemical reaction। या फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction by using symbols, formulas, symbols and formulas of elements and compounds is called a chemical equation। ओके, एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे जल्दी से। जैसे आप कहते हैं कि हाइड्रोजन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट।
ये भी क्या है, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट दोनों पार्टिसिपेट किया किसी केमिकल रिएक्शन में और आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। कोई और एग्जांपल, आप कैल्शियम ऑक्साइड, आपके घर में कई बार व्हाइट वॉशिंग के लिए किसी कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर के कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड रखा जाता है। आप देखते हैं कि वो रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, उसका हीट राइज होता है, हीट बढ़ने लगता है, जिसके कारण एक नए कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्लस हीट आप लिखते हैं, हीट चेंजेस होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ भी आप इसको क्या दिखा रहे हैं, या इसमें और इसमें क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस देखिए। इसमें क्या है, केवल दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट को दिखाया गया केवल। अब यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा में क्या है, मेन प्रोडक्ट के साथ साथ अगर कुछ और भी रिलीज हो रहा है तो उसको भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। जैसे हीट चेंज हुआ है तो हम दिखा दिए यहाँ पे कि प्रोडक्ट साइड में आपको हीट मिला है, हीट एनर्जी रिलीज हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी स्टेटमेंट को क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो एक्सप्लेन किया गया होता है स्टेटमेंट्स को, उसको सबसे पहले क्या करते हैं आप, वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम लोग सीरियली बात करेंगे कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है और कैसे फिर उसको एक प्रॉपर सिंबल्स का यूज करके केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या तरीका है, कौन कौन सा स्टेप्स आपको फॉलो करना है। चलिए एनसीईआरटी से ही हम लोग कुछ स्टेटमेंट लेंगे। जैसे हमारे पास है स्टेटमेंट एनसीईआरटी का, स्टेटमेंट है मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड। ओके, चलिए स्टेटमेंट क्या है, और मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। तो इस वर्ड इक्वेशन को सबसे पहले आपको पार्टिसिपेंट पहचानना है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन है। तो बोला गया मैग्नीशियम, तो आपको उसका नाम लिखना है, उस सब्सटेंस का आप नाम लिख लीजिए वर्ड में, मैग्नीशियम। इट इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन मीन्स नेक्स्ट पार्टिसिपेंट क्या है आपका, ऑक्सीजन, ठीक है। टू गिव जैसे ही है, इसका मतलब है रिएक्टेंट इतना ही है और आगे आपको प्रोडक्ट लिखना है, इसलिए आप ये फॉरवर्ड एरो का साइन देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि दिस द रिएक्शन इज कैरिड फॉरवर्ड। ओके, और इसके बाद स्टेटमेंट है व्हाइट कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड accompanied by emission ऑफ लाइट। तो ये वर्ड हो गया, और बोला गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में विथ इमिशन ऑफ लाइट। तो आप यहाँ लाइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक मैग्नीशियम रिबन जलता है तो एक डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो बहुत ज्यादा तेजी से जब उसको जलाते हैं तो हाई टेम्परेचर पे, और वो लाइट बहुत ही डैजलिंग फ्लेम के साथ चलता है, इसलिए। तो ये क्या है, ये जो तरीका है लिखने का, इसको आप कहते हैं वर्ड इक्वेशन। यानी कि इससे पहले मैं जो स्टेटमेंट पढ़ रहा था वो क्या था, एक स्टेटमेंट होगा, या उसको आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करके वहां लिखा गया है, और उस केमिकल रिएक्शन को आप एक वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसके सारे पार्टिसिपेंट्स को और प्रोडक्ट को वर्ड्स में लिखते हैं, और उसके बाद जब आप केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसका सारे पार्टिसिपेंट और प्रोडक्ट्स को आप क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं। मैग्नीशियम के लिए आप सिंबल यूज करते हैं Mg, ऑक्सीजन के लिए आप सिंबल यूज करते हैं O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल है MgO, यानी केमिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड का। और लाइट आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है। ये एक बाय प्रोडक्ट है जिसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये जो इक्वेशन मिला इस स्टेप पे, यहां पर आप देख रहे हैं इस स्टेप पे जो इक्वेशन मिल रहा है उसमें क्या देख रहे हैं आप, कि रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है, 1 एटम मैग्नीशियम का, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 एटम्स, 2 Mg एटम्स। यानी रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स चेंज है मैग्नीशियम का,
अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 2 एटम है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में केवल 1 है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टोटल मास अगर निकालना चाहें तो टोटल मास निकालना चाहें प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का टोटल मास और रिएक्टेंट का टोटल मास अलग हो जाता है। यानी एक बार आप कैलकुलेट करके देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और 2 एटम है, यानी टोटल हो गया 32 यूनिट्स। और दोनों को मिला के अगर दोनों को ऐड कर दें तो आया कितना 56 यूनिट। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड में देखिए, प्रोडक्ट साइड में कितना यूनिट है, 1 mg एटम है, ओनली 1 mg एटम इज देयर, सॉरी यहाँ 2 लिख दिया था हमने, 2 नहीं 1 mg एटम है, यानी 24 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, टोटल कितना 40। मीन्स यहाँ केवल अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में केवल 40 यूनिट्स है मास, और रिएक्टेंट में टोटल यूनिट कितना है 56 यूनिट्स। तो अब ये चूंकि दोनों मास में डिफरेंस हो गया, लेकिन हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास का ना तो लॉस हो सकता है और ना ही गेन हो सकता है। यानी टोटल रिएक्टिव यानी पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स का या पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस का टोटल मास जितना था, प्रोडक्ट में भी टोटल मास उतना ही होना चाहिए। तो एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें मास बैलेंस्ड नहीं हो, यानी मास बैलेंस्ड, टोटल रिएक्टेंट का मास और टोटल प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं हो, वैसे केमिकल इक्वेशंस को आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। या फिर आप इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आप पूछेंगे सर जो बैलेंस हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, तो जिसमें मास दोनों तरफ इक्वल होगा उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। So we can say that there are two type of chemical equations. One is skeletal chemical equation, in which only equation is written. It doesn't matter that whether the reaction is balanced or not. Raw equation, that can also be called as a raw equation. See this H2 plus N2 NH3. Here mass is also not balanced. So this is also a kind of unbalanced chemical equation, that is skeletal chemical equation. Now when this will be balanced, then it will be called as a balanced chemical equation. So you have to keep in mind that there are skeletal chemical equation